गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनः एक बार और नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन ने इससे ऑनलाइन क्लासेज को अर्थशास्त्र से प्रारंभ किया है। अपन ने जो कल टॉपिक पढ़ा है पालनपुर की कहानी, जिसमें कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य पढ़ा था, तो वो आपने होमवर्क किया होगा अगर और साथ में याद भी किया होगा। कुछ कमी रह गई है उसको पुनः याद कर ले। देखो, विशेष ध्यान रखना है, अपनी रेगुलर क्लास कब लगेगी कहना बड़ा मुश्किल है। इस साल पढ़ाई में बड़ा व्यवधान आ रहा है, इसलिए आप घर पे पढ़ने की आदत डालो। आपको घर पे डेली पढ़ना ही होगा, इसलिए आप कोशिश करो डेली एक एक घंटे हर विषय को पढ़ें, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो हिंदी विज्ञान हो, हर विषय को पढ़ना है। इसीलिए पढ़ें, हम पढ़ते रहेंगे रेगुलर तो हमें क्लास में आने के बाद समस्या नहीं होंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अपन का जो टॉपिक चल रहा है वह है उत्पादन के साधन। आज शुरू कर रहे हैं अपन जो उत्पादन के साधन क्या क्या है। तो कल मैंने इसके नाम गिनाए थे। उत्पादन के 4 साधन हैं। सबसे पहले लेंगे भूमि। पहला साधन क्या है उत्पादन का? भूमि। क्योंकि कोई भी वस्तु का उत्पादन करना हो, जैसे फैक्ट्री में कपड़ा बनाना हो, चाय वाले से गन्ने से गुड़ की फैक्ट्री लगाएं, या खेती का या कृषि जिन्स का उत्पादन करें, या गेहूँ चावल का उत्पादन करें, हर चीज़ के लिए ज़मीन चाहिए। बिना भूमि के तो उत्पादन नहीं हो सकता ना। इसलिए भूमि उत्पादन का पहला साधन है। चूँकि भूमि प्राकृतिक तत्व है, तो भूमि के साथ साथ इसमें अन्य साधन भी आते हैं, जिसमें आपके जल है यानी पानी है, खनिज है और वन है। ये भी उत्पादन के साधन है जो भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये उत्पादन का साधन हो गया भूमि, और इसके साथ हमने क्या लिया? जल, खनिज और वन। समझ में आ गया उत्पादन का भूमि साधन। अब इस भूमि के द्वारा हम उत्पादन करेंगे, लेकिन कब करेंगे? इस भूमि में उत्पादन करने के लिए अब हमें श्रम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? श्रम की। देखिए, इसको साथ के साथ उतारते चलो, ठीक है ना। श्रम की आवश्यकता होगी। श्रम का मतलब कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। कोई भी उद्योग लगाएंगे तो उसमें काम करने वाले चाहिए ना। खेती भी तब होंगी जब उसमें वो लोग काम करेंगे। ऐसे ही किसी वस्तु का उत्पादन उद्योगों में तभी होगा जब उसमें लोग काम करेंगे। तो श्रम का मतलब काम करने वाले लोग। अब ये श्रम भी 2 प्रकार का होगा। एक होगा प्रशिक्षित, यानी ट्रेंड लेबर। एक होगा प्रशिक्षित। ट्रेंड और अनट्रेंड 2 प्रकार का अपना लेबर होगा, 2 प्रकार का श्रम होगा। यानी प्रशिक्षित श्रम में कौन होंगे? इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, इसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, इसमें बिना पढ़े लोग भी और कुछ पढ़े लिखे लोग भी। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण होगा, तकनीकी कौशल वाले लोग होंगे। इसमें कौन होंगे? तकनीकी कौशल का मतलब कुशलता, जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आता हो, जिसको मशीनें चलाना आता हो, ठीक है ना, जिसको कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाना आता, तो जिसमें तकनीकी कौशल है। तो तकनीकी कौशल वाले जो लोग हैं वो भी, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और बिना तकनीकी कौशल वाले लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी दोनों आप उतार लीजिए। इसके बाद में हम तीसरे और चौथे साधन की बात करेंगे। दोनों उतार लिया आपने? चलिए, अब इसके बाद में उत्पादन का कौन सा साधन लेंगे? अब तीसरा साधन लेंगे, उत्पादन का तीसरा साधन। तीसरा साधन को हम कहेंगे भौतिक पूंजी। उत्पादन का तीसरा साधन क्या है? पूंजी, यानी भौतिक पूंजी। अब ये जो उत्पादन का साधन भौतिक पूंजी है, इसको भी इसके अंतर्गत 2 भाग करेंगे, 2 मदे आएंगे। इसमें इसको जैसे करते हैं जिसमें हम लेते हैं मशीन,
मशीन औजार, भवन। दूसरा लेते हैं व्यय। इसके अंतर्गत रखेंगे हम नगद मुद्रा यानी कैश, साथ में कच्चा माल, कच्चा माल और नकद मुद्रा। भौतिक पूंजी के अपन ने दो भाग किए। देखो, कोई भी उत्पादन करने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपन गन्ने से गुड़ बनाना चाहेंगे तो गुड़ बनाने की मशीन लानी पड़ेगी। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे औजार उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ती है, और उन औजार उपकरण मशीनों को रखने के लिए एक भवन भी चाहिएगा। कार्यालय खोलना है तो उसके लिए भी भवन चाहिएगा, बिल्डिंग चाहिएगी। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा निवेश है, इसमें ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, ये स्थिर पूंजी है। ये कौन सी पूंजी है? इसको हम कहेंगे स्थिर पूंजी। इसको कौन सी पूंजी कहेंगे? स्थिर पूंजी, क्योंकि इसमें एक बार पैसा खर्च कर दिया, अब बार बार नहीं करना पड़ेगा। भवन बना दिया एक बार, गई 150 साल की। मशीन खरीद ली, लंबे कालखंड तक चलेगी। औजार भी लंबे चलते हैं, इसलिए स्थिर पूंजी है। ये नस्ल ये बार बार नहीं बदलती, ठीक है ना, एक बार इसका यूज हो जाता है। अब दूसरा, अब इसके लिए रेगुलर, जिसको हम कहेंगे कार्यशील पूंजी, यानी ये लगातार चाहिए, ये बार बार चाहिए, नियमित रूप से चाहिए। कार्यशील पूंजी, जिसके अंतर्गत कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल का मतलब, जैसे अपन कपड़ों की फैक्ट्री लगाते हैं तो कपड़ों के लिए कच्चा धागा चाहिए, ठीक है ना, या कच्चे धागे की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए सूत चाहिए, ठीक है ना। गुड़ की फैक्ट्री लगाएंगे तो गन्ना चाहिए, तो ये कच्चा माल हो गया ना। नगद मुद्रा यानी कैश भी चाहिए, करंट मनी। कैश क्यों चाहिए? क्योंकि आपने कोई फैक्ट्री लगाई तो उसके लिए कच्चा माल खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पैसे देने पड़ेंगे। आपने काम करने के लिए श्रम लगाया तो उन श्रमिकों को भी वेतन देना पड़ेगा। तो विभिन्न कार्यों के लिए नगद मुद्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से उत्पादन का तीसरा साधन क्या हो गया? भौतिक पूंजी। और भौतिक पूंजी को हमने दो भागों में बांट दिया, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है ना। भौतिक पूंजी मैं लिख देता हूँ, या दोबारा आप भी लिखो पुनः से एक बार। इसके दो भाग कर दिए अपन ने। दो भाग कौन कौन से? स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, यानी मशीन, औजार, भवन, कच्चा माल और नकद मुद्रा, ठीक है ना। ये आप उतार लीजिए। इसके बाद में अब हम उत्पादन के चौथे साधन पर जाएंगे। उत्पादन का चौथा साधन। चौथा साधन उत्पादन का क्या है? उद्यम, साहस, जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं। उत्पादन का चौथा साधन क्या है? उद्यम यानी साहस। ये उत्पादन का चौथा साधन है। इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। तो जो चौथा साधन है उत्पादन का, वो क्या हो गया? उद्यम। और उद्यम को हम क्या कहेंगे? मानव पूंजी। तो ये अपना टॉपिक पूरा हुआ। टॉपिक लिया था उत्पादन के साधन। ये चारों जो साधन है आप उतार लीजिए, ये होमवर्क करना है आपको और आपको याद करना है। उद्यम को क्या कहेंगे? मानव पूंजी। उतार लिया आपने। अब इसको हम मिटाते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं पालनपुर में खेती
यानी खेती का ढांचा क्या है, खेती किस प्रकार से होती है। तो इसमें एक पॉइंट लेते हैं, भूमि स्थिर है। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होती है लेकिन भूमि में विस्तार नहीं होता, भूमि में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे 75% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। कितने लोग? 75% लोगों की जो आजीविका है वह किस पर निर्भर करती है? खेती पर निर्भर करती है। और खेती के लिए जो भूमि है वो एक स्थिर साधन है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो उसका एक डेटा दे रहा हूँ मैं। 1960 के बाद कृषि योग्य भूमि में विस्तार नहीं हुआ। इससे पहले क्या विस्तार हुआ होगा? इससे पहले जैसे कोई बंजर भूमि है तो उसको कृषि भूमि में ट्रांसफ़र कर लिया, जो भूमि पे अभी तक खेती नहीं की जाती थी उसको कृषि योग्य बना लिया। लेकिन चूँकि पूरी भूमि कृषि योग्य हो गई थी 60 तक आते आते, अब उसके बाद भूमि के विस्तार की संभावना नहीं रही। तो यानी इसके बाद जो भूमि जितनी उस समय थी वो स्थिर हो चुकी है, यानी भूमि एक स्थिर है। तो इसका मतलब एक टॉपिक भी हो गया, यानी भूमि की विशेषता भी हो गई कि भूमि एक स्थिर साधन है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब भूमि की नाप की बात कर लेते हैं। भूमि की नाप, भूमि की जो नाप या माप है वो किस में होती है? हेक्टेयर में होती है। बेसिकली जो पाश्चात्य इसको माप भी कहते हैं, भूमि की माप, और आजकल कहते हैं नाप, है ना। तो ये इसके नाप का तरीका क्या है? हेक्टेयर। और गांव में इसको बीघा कहते हैं, बीघा और गुंठा। ये हमारी जो भारतीय कृषि व्यवस्था है, ग्रामीण कृषि व्यवस्था है, वहाँ की अपनी, भारत की अपनी ये भूमि को नापने की पद्धति है जिसको हम बीघा या गुंठा कहते हैं। जबकि पश्चिमी जो नाप पद्धति है वो हेक्टेयर है। अब पालनपुर में खेती का अध्ययन कर रहे हैं तो पहली बात होगी भूमि स्थिर है। नंबर 2, अब दूसरा पॉइंट इसमें ले लेते हैं। स्थिर भूमि के बाद में इसको उतार लीजिए, पॉइंट 2 फिर आगे लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने के तरीके, यानी पालनपुर की जो कृषि है उसमें उत्पादन क्या बढ़ाया जा सकता है, उस उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के तरीके हैं सिंचाई साधनों का विस्तार, सिंचाई साधनों का विस्तार, गोबर खाद के साथ रासायनिक खाद एवं उठाइए
कृषि के आधुनिक उपकरण एवं कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा उत्पादन को पालमपुर के किसानों द्वारा बढ़ाया गया। तो ये उत्पादन बढ़ाने के तरीके हो गए कि कैसे वहाँ उत्पादन को बढ़ाया गया पालमपुर के किसानों के द्वारा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा करके और क्या किया, अपनी आय में वृद्धि की। इसके साथ उन्होंने दूसरा भी तरीका अपनाया। और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस उत्पादन के साधनों के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ली जिसका मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया। उत्पादन बढ़ाने का तीसरा तरीका उन्होंने क्या लिया, बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया। बहुविध फसल प्रणाली क्या है कि सामान्यतः पालनपुर के, जैसे भारत में भी है, हम यहाँ पर सामान्यतः 2 फसल तो लेते ही लेते हैं। पालनपुर के भी किसान 2 फसल तो लेते ही लेते, बल्कि उन्होंने तीसरी फसल भी लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनके पास सिंचाई के साधन भी विकसित हो गए। बिजली थी तो नलकूप बिजली से भी चलते थे, आधुनिक साधनों का भी उपयोग किया। तो जैसे खरीफ की फसल वो करते थे, खरीफ की फसल में जो भी वो तिलहन वगैरह या बाजरा मूंगफली वगैरह का उत्पादन, फिर रबी की फसल करते थे, इसमें गेहूं का उत्पादन है। इसके अलावा वह अक्टूबर नवंबर आदि के बीच के कालखंड में आलू की खेती भी करते थे, आलू का उत्पादन करते थे। तो 3 प्रकार की तीन फसल लेते थे वो एक साल के अंतर्गत, रबी की, खरीफ की और आलू की फसल। यानी जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, ज़िले हैं, क्षेत्र है, गांव हैं, उनमें जिस प्रकार से फसल पैदा की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है 3 फसलें ली जाने लगी और इस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाया। तो ये हो गया बहुविध फसल प्रणाली। अब इसके बाद में अब बहुविध फसल प्रणाली साथ साथ और देखते हैं आधुनिक बीजों का उपयोग। इसको आप कीटनाशक के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाएगा। इसको यहाँ लिख लो, आधुनिक बीज, आधुनिक बीज। तो यानी जो हाइब्रिड बीज है, HIB जिसको कहते हैं, HYB, वो HYB कौन सी बीज, HY और V, ये हाइब्रिड बीज है। इस बीज के माध्यम से, क्योंकि ये एक ही दाना बहुत सारे दानों में परिवर्तित होता है, तो ऐसे आधुनिक बीजों के माध्यम से भी पालनपुर के किसानों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया। और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1960 में। इसको उतार लिया आपने, उतार लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। उन्नीस सौ 60 के बाद जैसे भारत में उत्पादन में एकदम से वृद्धि हुई,
1960 के अंत में, 60 के दशक के अंत में उसी प्रकार से पालनपुर में उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के बाद 60 के दशक के अंत में कारण हरित क्रांति प्रारंभ हुई। जिसके कारण गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापक स्तर पर गेहूं और चावल का उत्पादन हो गया, जिसका कारण रहा 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के कारण उत्पादन बढ़ गया। अब मैं आपको कुछ फसलों के बारे में बताऊंगा, पहले इसके पहले देख लेते। ये जो अनाज का जो उत्पादन हुआ, इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ किसको मिला? उत्पादन बढ़ने का सर्वाधिक लाभ हरित क्रांति के कारण उत्पादन बढ़ने सर्वाधिक लाभ पंजाब, उतारते चलिए साथ में, हरियाणा, को हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि का इलाका है जहां इस उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, अर्थात इसका उत्पादन एकदम से तेज गति से बढ़ा। तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन में हरित क्रांति के बाद में तेज गति से वृद्धि हुई। अब इसके बाद में अब अपन ने जो यहाँ तक का टॉपिक लिया है, इसमें से अपन ने पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते, फिर एक व्याख्या करेंगे। ये अपना उतार लीजिए। अब इसमें अपने कई सारे प्रश्न हो गए, इसलिए पहले अपन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन लिखा दिए, अब आपको करना है, इन्हीं में से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और जिन्होंने पुस्तक नहीं ली है, बाज़ार में आ गई है, कृपया पुस्तक भी खरीद ले। सबसे पहले क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, उत्पादन के साधनों का उल्लेख कीजिए। अभी अपन ने शुरू में पढ़ा है, उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और उद्यम। उनका डिटेल वर्णन करना है। भौतिक पूंजी के 2 भाग कर देने हैं, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर जो 2 अपन लेंगे वो लेंगे बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर बताया। एक वर्ष के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलें लेना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। उदाहरण भी दे देना, जैसे खरीफ में क्या बोते हैं, रबी के 2 उदाहरण दे देना, गेहूँ वगैरह। और तीसरी फसल क्या थी पालनपुर में, उसकी क्या कहते हैं, आलू, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं अपन। हरित क्रांति का एक क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हरित क्रांति से पहले पालनपुर के संदर्भ में, वो भारत के किसानों पर भी लागू होता है।
पालमपुर में भूमि की, छोटा क्वेश्चन है ये, नाप की इकाई बताइए। भूमि किस में नापी जाती है? वेस्टर्न जो पश्चिमी जो पद्धति है वो हेक्टेयर है, और भारतीय पद्धति जिसका पालमपुर में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? बीघा और गुंठा। दोनों शब्द मैंने लिखाए थे, वो क्वेश्चन करना है। बहुविध फसल प्रणाली का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लें। पालमपुर में उत्पादन बढ़ाने के, क्योंकि कृषि कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से लिखना आवश्यक नहीं लगा मुझे, क्योंकि अपना कृषि टॉपिक चल रहा है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। पालमपुर में कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताइए। ये क्वेश्चन यदि आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के कई तरीके हैं, जो आपको मैंने अभी भी लिखाए हैं, वो सब तरीके बता देना। आधुनिक बीजों का, HYB बीजों का प्रयोग है, गोबर खाद के साथ रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर वगैरह और मशीन वगैरह जो होती है। इसके बाद में आधुनिक सिंचाई है, स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल जो भी करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? इसी पाठ के आधार पर है, अलग से नहीं लिखना है। कब प्रारंभ हुई एवं इसका सर्वाधिक लाभ किसे, मैंने 2 बातें जोड़ दी इसमें इसलिए बढ़ गया थोड़ा। किस राज्य एवं किस, 3 प्रश्न जोड़ दिए मैंने एक साथ। किस फसल को हुआ? एक नंबर के 3 क्वेश्चन जुड़ गए। वैसे बड़ा प्रश्न बनता है तो अपने यहाँ नहीं है। हरित क्रांति का वर्णन नहीं करना। हरित क्रांति कब हुई? साल बताया आपको 1960 के दशक के अंत में। इसका सर्वाधिक लाभ किस प्रांत को हुआ? पंजाब, हरियाणा, 2 लिख दे, और बढ़ाना चाहो तो उत्तर प्रदेश, लेकिन चाहो तो कोष्टक में लिख दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। किस फसल को हुआ? गेहूं और चावल। ये मैंने लिखाया भी था, दोबारा बोल दिया। ये आज का होमवर्क है जो हमने पढ़ा, उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिखाए। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको नोट्स में लिखा दिए हैं। तो ऐसा करके बहुत सारा मैटर हो गया। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।